या त्रुटि महसूस हो गया है कि चिंता को चिंतन और चिंतन को चिंता मान लेते हैं, तो जो कि आपका गलत है। चिंतन जो होता है वो हमेशा किस मोड में होता है, वो आपका पॉजिटिव मोड में होता है और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जब हम किसी समस्या का समाधान जो है वो पॉजिटिव तरीके से निकाल रहे हैं, या उस समस्या के समाधान में कुछ हम चीज़ें सोच रहे हैं और कुछ अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, चिंतन होता है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी चिंता बन जाती है। तो चिंतन जो है वो एक्चुअल में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश हम करें, तो चिंतन जो होता है वो क्या होता है आपका, चिंतन जो होता है वो आपका संज्ञानात्मक जो गतिविधियां होती है उसका संज्ञानात्मक गतिविधियों का एक तरह से पूछ कह सकते हैं, या संज्ञानात्मक जो गतिविधियां होती है वो चिंतन के अंदर शामिल होती है। तो चिंतन जो है वो प्रकृति के अंदर, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर आपका चिंतन पाया जाता है। पेड़ पौधे है या पशु पक्षी है वो आपका चिंतन नहीं कर सकते, मनुष्य जो है वो केवल चिंतन कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य में क्या होती है, आपकी संज्ञानात्मक जो गतिविधियां हैं वो मनुष्य के अंदर आपकी पाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम वातावरण जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उससे कुछ सूचनाएं लेते हैं और उस सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पे उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, हमारी चिंतन कहलाती है। अब चिंतन के विषय में अगर बात करें, उदाहरण के रूप में देखिए तो ये आपकी एक पेंटिंग है। ये इस तरह से पेंटिंग है। ये मान लो आपका क्या है, पशु है। ये पशु इसके आगे भाग रहा है, ये आपकी पेंटिंग है। तो चिंतन में हम देखेंगे कि केवल और केवल हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो आपकी पेंटिंग है, इस पेंटिंग में किस प्रकार का कलर किया गया है, कितने इसके हाथ है, कितने इसके पाँव हैं, बल्कि इसके अंदर ये जो पशु है, इसके ये लोग भाग रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि या तो ये पशु को पकड़ रहे हैं या इसका शिकार कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी हम चिंतन करते हैं, तो किसी वस्तु का पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण करते हैं। अब हम इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज में क्या है कि इस इमेज में उसमें छिपी हुई जो भावना है, उनको चिंतन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो यही हमारा जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, चिंतन होता है। चिंतन में क्या क्या चीजें होती है, चिंतन में एक आपका इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन जिसको हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। दूसरा जो है वो लॉजिक होता है आपका, उसको हम तर्क कहते हैं। और तीसरा जो है चिंतन में, वो क्या होता है आपका, विश्लेषण होता है। विश्लेषण। तो चिंतन में मुख्यतः क्या होती है, एक कल्पना आपकी शामिल होती है, दूसरा आपका लॉजिक आपका शामिल होता है, तीसरा आपका विश्लेषण शामिल होता है। किसी भी चीज को हम देखते हैं तो पहले उसके बारे में कल्पना करते हैं, देन उसके बारे में लॉजिक निकालते हैं, तर्क निकालते हैं, और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। ये चिंतन की प्रक्रिया के संबंध में तीन महत्वपूर्ण जो शब्द जो है वो हम काम में लेते हैं। चिंतन जो है वो एक किस प्रकार की क्रिया है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि चिंतन जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो चिंतन जो है वो एक प्रकार से मानसिक रूप की या मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाली जो प्रक्रिया है वो चिंतन होती है। तो चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इसके साथ साथ चिंतन जो है वो हमेशा क्या होता है, आपका संगठित होता है, और इसके अलावा लक्ष्य केंद्रित होता है। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि चिंतन जब भी हम करते हैं, तो पहला चिंतन जो है वो संगठित तो होगा, और दूसरा कोई भी चिंतन करते हैं तो उसका कुछ लक्ष्य निर्धारित होगा। पूर्व लक्ष्य के आधार पर हम चिंतन करते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं, सपोज दैट ये आपकी एक सीरीज है, 1 2 3 और डॉट 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 5। इसके बीच में इस प्रकार से हमें इसको फिलअप करना है, तो हम चिंतन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि 1 2 3 के बाद में कुछ स्टेप 4 आ जाए या 5 आ जाए। इमेजिनेशन किया, फिर हमने कुछ तर्क निकाले कि नहीं, 1 के बाद में 2 आया है तो 1 का डिफरेंस है, फिर 3 आया है तो 1 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमने उसका क्या किया, लॉजिक निकाला, और देन उसका विश्लेषण करके हमने आउटपुट इसका दे दिया। तो ये तीन चीजें जो हमने बात की थी कि इमेजिनेशन, आपका लॉजिक और आपका विश्लेषण जो है वो चिंतन में शामिल होता है। इसी प्रकार से इसका लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था कि यहाँ पे इसमें हमारा क्या आंसर आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका चिंतन। चिंतन के आधारभूत जो तत्व है वो दो तत्व है। पहला मानसिक प्रक्रिया है,
और दूसरा जो है चिंतन का वो है आपका संपर्क। ये दो दोस्तों चिंतन की महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला आपका मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपका मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी चिंतन होता है मनुष्य के कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है। और मनुष्य जो है मस्तिष्क में एक प्रकार से उसकी क्या करता है, प्रतिमा बनाता है, उसका चित्र बनाता है, देन उसके बाद उसका लॉजिक लगा के उसका निष्कर्ष निकालता है। दूसरा जो है वो आता है इसका संप्रत्यय। संप्रत्यय से तात्पर्य क्या है कि पहले से कोई चीज विद्यमान है और उस विद्यमान चीज के आधार पे जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वो क्या है कि हमारा जो है वो संप्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लो कि ये चार टांगों का कोई जानवर है और ये चार टांगों का जानवर हमने देखा और ये कुत्ते के समान अगर हमें दिखाई दे रहा है, हालांकि कुत्ता नहीं है और कुत्ते के समान अगर दिखाई दे रहा है, तो हमने चिंतन के आधार पे क्या कह दिया, ये जो आपका चार पैरों का जो जानवर है वो कहीं ना कहीं कुत्ते की एक प्रजाति है या कुत्ते का एक दूसरा रूप ये माना गया है। हमने संप्रत्यय जो है वो किसके आधार पे निकाला, पहले से हमारे ज्ञान जो है उसमें कुछ उसमें ऐड करके या उसमें कुछ चिंतन करके हमने किसी चीज को देख के उस जैसा बता दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका संप्रत्यय कहलाता है। तो चिंतन में हमेशा क्या होती है, एक तो मानसिक प्रक्रिया होती है और दूसरा आपका संप्रत्यय शामिल होता है। अब देखिए कि चिंतन और संस्कृति का संबंध। संस्कृति एवं चिंतन क्या कह सकते हैं कि कल्चर एंड थिंकिंग। अब देखिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि चिंतन जो होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे ही आपकी संस्कृति चेंज होती है आपका चिंतन चेंज हो जाता है। जैसे भारत के लोग जो है उनका चिंतन करने की अलग प्रक्रिया है। पाकिस्तान के लोग जो है उनकी अलग प्रक्रिया है। अमेरिका जो है, यूरोपीय जो देश है, उनकी अलग प्रक्रिया है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में समझे तो एक बार क्या हुआ कि कुछ एशिया के लोग थे और कुछ आपके अमेरिकी लोग थे या यूरोपीय लोग थे, तो एक समुद्र के अंदर उनका एक प्रकार से प्रयोग किया गया और समुद्र के अंदर क्या हुआ कि उनको समुद्र की गहराई में जाके उनको कुछ चीजें देखनी थी और उसका विश्लेषण करना था या चिंतन करना था। जब भारतीय जो या एशिया के जो लोग थे उनको समुद्र के अंदर डाला गया या समुद्र के अंदर वो चले गए, तो उनका जो ध्यान था मुख्यतः वो क्या था कि उन्होंने देखा कि एक मछली जो है उस समुद्र के अंदर तैर रही है और तैर रही है और इसके साथ समुद्र की तली जो है उसमें कुछ पथरीले भूभाग है। तो उन्होंने दो चीजें जो है समुद्र के संबंध में बताई। पहला कि वहां पे एक मछली जो है वो बड़ी सी मछली वहां पे तैर रही थी और समुद्र का भाग जो है वो पथरीला भाग है। तो इस प्रकार से उन्होंने चिंतन जो है वो किया। तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक साथ ही आपका समग्र चिंतन कर दिया कि ये मान लो आपका समुद्र है और इसमें ये मछली थी और इसको एक साथ में यहाँ पे क्या था, पथरीले भाग थे। इस प्रकार से भारतीय जो थे उन्होंने क्या किया कि समग्र चिंतन कर दिया कि मछली और मछली के साथ समुद्र जो था उसके बारे में उन्होंने एक बार में ही बता दिया। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो आपका क्या कहलाता है, समग्र चिंतन कहलाता है। और संस्कृति के आधार पे देखिए कि एशियाई जो लोग हैं वो किस प्रकार का चिंतन करते हैं, आपका समग्र चिंतन करते हैं। लेकिन जब वही चीज जब अमेरिकी लोग या यूरोपीय लोगों ने देखा तो उन्होंने केवल मछली का वर्णन किया, ना कि आपके समुद्री जो भूभाग था या समुद्र की तली जो थी उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, उनका जो चिंतन था वो था विश्लेषणात्मक। वो एक बार में क्या करते हैं, एक का ही चिंतन करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार में मछली को देखा और जब वो सेकंड टाइम जब जाएंगे तब कहीं जाके वो समुद्र के बारे में बात करेंगे। तो उनका जो चिंतन था वो किस प्रकार का था, विश्लेषणात्मक चिंतन था। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ही जो लोग हैं वो आपका समग्र चिंतन करते हैं, जबकि इसके विरुद्ध यूरोपीय जो लोग हैं वो आपका किस प्रकार का चिंतन करते हैं, वो विश्लेषणात्मक चिंतन करते हैं। अब जो चिंतन जो प्रक्रिया है उसके बारे में देख लेते हैं कि चिंतन जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आपका शामिल होता है। पहला चिंतन जो है उसमें प्रक्रिया, चिंतन की जो प्रोसेस है वो क्या है। पहला चिंतन में क्या होती है आपकी, चिंतन में समस्या की पहचान करना। पहले चिंतन में क्या होता है, समस्या की पहचान की जाती है। कोई भी समस्या होती है उसको पहचाना जाता है
और दूसरा जो है समस्या का निरूपण करना, समस्या का निरूपण करना, ये भी चिंतन की दूसरी प्रोसेस है। तीसरी जो है इसकी प्रोसेस वो क्या है आपकी, इस समस्या समाधान की योजना बनाना। पहले हमने समस्या की पहचान की, उसका निरूपण किया और समस्या समाधान की ध्यान की योजना आपने बनाई। और एक फिर हमने समस्या समाधान की योजना बनाई, फिर समाधान जो हमने किया उसको खोजा, समाधान को खोजना एवं क्रियान्वयन करना। ये देखिए ये चिंतन की आपकी प्रक्रिया। पहले चिंतन कोई भी होगा उसमें समस्या क्या है उसको पहचान करेंगे, देन उस समस्या के निरूपण करेंगे, देन उसके बाद में उसके समाधान की योजना बनाएंगे, और चौथा जो है हमारा उसमें क्या करेंगे, समाधान को खोजेंगे और उसके बाद में उसकी समाधान को क्रियान्वयन करेंगे। तो ये था चिंतन के संबंध में। अब आता है कि निगनात्मक चिंतन और अग्नात्मक चिंतन। निगनात्मक वर्सेस आग्नात्मक। निगनात्मक और आग्नात्मक चिंतन जो है वो क्या होता है दोस्तों, जब देखिए कि कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में है और उसी तरह की चीज जब हम दोबारा कभी देखते हैं जिंदगी के अंदर या लाइफ के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि एक अनुमान लगा लेते हैं, और वो अनुमान हमारा क्या किस प्रकार का चिंतन होता है, निगनात्मक चिंतन होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रेलगाड़ी है और यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो किधर भाग रहा है। एक व्यक्ति जो है वो किधर भाग रहा है, रेलगाड़ी की तरफ आपका क्या हो रहा है, भाग रहा है। जब हम किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी की तरफ भागता देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि रेलगाड़ी जो है वो आपके यहाँ पर प्लेटफॉर्म के अंदर है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलगाड़ी खड़ी है और वो चलने को तैयार है। और वो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा कि भाग रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, वहां पर रेलगाड़ी के अंदर आ, यात्रा करने के लिए वो जा रहा है और रेलगाड़ी को पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्योंकि हमने जिंदगी के अंदर बहुत बार ऐसे लोगों को भागते हुए देखा, और बाद में क्या होता है कि वो रेलगाड़ी के अंदर आपका सफर करते हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति और रेलगाड़ी को देखते हैं और किसी व्यक्ति को भागते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या आता है कि एक प्रकार का चिंतन आता है कि वो व्यक्ति जो है वो रेलगाड़ी को पकड़ेगा। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आग्नात्मक चिंतन हो, एक प्रकार से निगनात्मक जो चिंतन है वो हो गया। अब बात आती है कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है उस रेलगाड़ी के अंदर ही आपकी यात्रा करे। वो व्यक्ति मान लो उस रेलगाड़ी से पहले क्या किया, उसने यात्रा करके उतर के यहाँ आ गया, यहाँ पे ये पहुंचा तो उसको याद आया कि उसका बैग जो है वो इस रेलगाड़ी के अंदर रह गया। और जब वो वापस भाग के और अपने बैग को लाने के लिए जा रहा है, तो हमारा जो निगनात्मक चिंतन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो भाग के क्या करेगा, रेलगाड़ी को पकड़ेगा। जबकि वो व्यक्ति थोड़े टाइम बाद में हम देखते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है कि यहाँ पे बैग के साथ में, अपने बैग के साथ में वापिस आ जाता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो होता है अग्नात्मक चिंतन, कि पहले से परिडिफाइन जो चीजें हैं उसके अलावा कुछ चीजें और हो सकती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आग्नात्मक जो चिंतन होता है वो कंपेरिजन टू निगनात्मक चिंतन आपका क्या होता है, बहुत बड़ा चिंतन होता है, बहुत विश्लेषण जो है उसके अंदर आपका शामिल होता है। इसलिए कहा जाता है कि आग्नात्मक चिंतन जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है कि उसके अंदर आपका चिंतन प्रक्रिया जो है वो अधिक यूज होती है कंपेरिजन टू निगनात्मक चिंतन। अब दोस्तों एक चिंतन और आता है जिसको कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। और जब हम किसी विचार, किसी आइडिया को लागू करते हैं और समाज के अंदर उसका कुछ महत्व होता है, तो इस प्रकार के जो चिंतन होते हैं वो क्या होते हैं, सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृजनात्मक चिंतन के लिए कई बार लोग जो है ये सोचते हैं कि सृजनात्मक चिंतन जो है वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कुछ वैज्ञानिक माइंड आपके अंदर है, या विज्ञान विज्ञान में आपकी रुचि है, या वैज्ञानिक तौर पे आप सोचते हैं, तभी सृजनात्मक चिंतन जो है वो पॉसिबल। दोस्तों ये बात सही नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक जो चिंतन है वो किसी भी व्यक्ति में
हो सकता है, और उसके कुछ आइडियाज, उसके कुछ विचार जो है वो समाज के लिए अगर आपके उपयोगी है, तो इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहेंगे? सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। सृजनात्मक जो चिंतन है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था इसके बारे में बताने वाला, वो था जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने सृजनात्मक जो चिंतन है उसके बारे में बताया था। या कह सकते हैं फादर ऑफ सृजनात्मक जो चिंतन है वो कौन है आपके? जेपी गिलफोर्ड है। अब जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने सृजनात्मक चिंतन जो है उसके बारे में दो चीजें बताई। उन्होंने पहला अपसारी और दूसरा अभिसारी, अपसारी एंड अभिसारी। ये किसके भाग है? ये सृजनात्मक चिंतन के भाग। ये आपके किसके भाग है दोस्तों? ये सृजनात्मक जो चिंतन है उसके भाग है अपसारी और अभिसारी। जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने कहा कि अपसारी चिंतन जो है, अपसारी सृजनात्मक जो चिंतन है, वो ये चिंतन या इस प्रकार का ऐसा एक चिंतन होता है जिसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके कई सारे आपके उत्तर हो सकते हैं, कई सारे उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। कि जैसे अगर बात की जाए कि कपड़े जो है उसका क्या उपयोग है, और या कपड़े हम क्यों पहनते हैं, या विद्यालय जो है उसमें परीक्षा अगर समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा, तो उसमें कई लोग जो है हम देखेंगे कि वो कहेंगे कि कुछ डिफरेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि इससे पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डाउन होगी। तो इस प्रकार से उसमें दो तीन या इससे ज़्यादा आपके क्या होने उत्तर मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप विचारित सृजनात्मक चिंतन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें केवल केवल और केवल आपका क्या होगा? एक आंसर होगा, और इसमें क्या हो सकते हैं आपके पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 और डैश 5, तो यहाँ पे केवल और केवल आपका 4 जो है वो आंसर होगा। तो इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विचार चिंतन कहलाएगा। और जिसमें आपके मल्टीपल जो आंसर होंगे वो आपका अपसारी चिंतन कहलाएगा। आई होप आज हमने इस लेक्चर के अंदर चिंतन चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन क्यों किया जाता है, चिंतन के अंदर जो आपकी विभिन्न जो कल्चर है उसके आधार पर चिंतन किस प्रकार का है, और इसके साथ साथ जेपी गिलफोर्ड ने जो अपसारी और अविसारी जो चिंतन बताए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू ऑल ऑफ